opened up under Unlock 5. नमस्कार, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में डीडी न्यूज पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके तमाम सवाल जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जुड़े हुए हैं वो हम लेते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल होता है डॉक्टर्स का जो आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो किन्हीं अफवाहों पर ध्यान ना दें, कोई गलत जानकारी पर विश्वास ना करें, सीधा ट्यून इन करें डीडी न्यूज, क्योंकि फेसबुक पर आप अपने सवाल हमसे लगातार पूछ सकते हैं। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ है मार्कलिन। Namaskar, yes, and we are pinned onto Facebook as well, and you can post your questions on Facebook. You can also phone in on these numbers that will appear on your screen and in a short while from now, and you can call in and ask those questions directly to our panel of doctors. Let me introduce you to our panel of doctors. We have with us Dr. Anupam Prakash, Professor, Department of Medicine at Lady Hardinge Medical College. We have Professor Dr. Anup Kumar, HOD, Urology and Renal Transplant at SJH Safdarjung Hospital. And we also have Dr. Vibha Mehta, who is a Senior Consultant Physician. Thank you very much for being with us, doctors. So let's begin by asking you, Dr. Anupam Prakash, now everyone has moved into the next phase. They are thinking about the vaccine because UK is going to roll out the vaccine very shortly. Russia has already started vaccinating. People are, waiting for the vaccine. So what would you advise people now? Well, thank you, Mr. Mark. And yes, vaccine is the hot topic today and everybody wants to get a vaccine also, although there have been some caveats also. I would say that ये जो vaccine है, we have a lot of hope with the vaccine. और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इसलिए वैक्सीन जरूरी है आज की तारीख में, क्योंकि पिछले 8-9 महीने से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कोरोना से और काफी ज्यादा दिक्कतें भी झेली हैं, काफी ज्यादा लोगों ने मेहनत भी की है लॉकडाउन में। उसके बाद भी अभी भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जो है हैंड सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। सबसे अच्छी वैक्सीन तो मास्क ही है जो हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। जो अभी वैक्सीन आ रही है उसमें हमें काफी टाइम लगेगा, 4-6 महीने लगेंगे हमें पूरे सक्रिय करने में, कोने कोने तक देश के पहुंचाने में। तो वैक्सीन पे उम्मीद जरूरी है, इसलिए कि आगे अभी जो हमें कोरोना के साथ रहना है, तो इसलिए हमें अभी उसको वैक्सीन के मद्देनजर जो है, जो सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो सबसे ज्यादा एट रिस्क हैं, उनको देना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो जो है आगे इस जंग में अच्छी तरह से हिस्सा ले सके और आगे सक्षम होकर के लड़ते रहें। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज वैक्सीन से सबसे जरूरी ये है कि वैक्सीन आकर के जब जन समुदाय में लगेगी तो काफी लोगों को कुछ समय के लिए इम्यूनिटी मिल जाएगी उससे। तो उस इम्यूनिटी की वजह से जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, जिसको हम लॉकडाउन में भी कोशिश कर रहे थे कि हम स्लो डाउन कर दें या ब्रेक कर दें, तो वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, या दूसरे तरीके से कहिए कि हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी सी पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कोरोना का संक्रमण है, जो फैलाव है, वो कम हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन एक अहम कार्य करेगी हमें कोरोना से लड़ने के लिए। और इसीलिए वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार भी हो रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार, जब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कोविड-19 के सिम्टम्स की, तो लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसमें एक सिम्टम डायरिया का भी उससे जुड़ गया है। क्या कुछ एहतियात या क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए जब हम कोविड-19 की बात करते हैं, जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए या फिर टेस्ट करवाना चाहिए, अगर हम किडनी की बात करते हैं या यूरोलॉजी की बात करते हैं? पेशेंट को या हेडेक है या बॉडी एक है, ये आजकल ज्यादा आ रहे हैं। फीवर सिर्फ 40 to 50% लोगों में ही आ रहा है। पहले हम बोलते थे कि जिसको हाई ग्रेड फीवर है, सांस लेने में तकलीफ है, उसको हम कोरोना के लिए सस्पेक्ट मानते थे। बट आजकल एटिपिकल सिम्टम्स भी इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से हमें सस्पेशन उसको करना पड़ता है। तो अगर किसी पेशेंट को, पहली बात तो ये कि अगर आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आए हैं और आपको सिम्टम्स हैं, जैसे आपने बताया, सबसे कॉमन सिम्टम आजकल जो है वो है हेडेक और बॉडी एक, ये सबसे कॉमन माना जा रहा है। उसके बाद आपको फीवर हो सकता है जो कि माइल्ड से मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है, बट ये 1 या 2 दिन लास्ट कर सकता है, जरूरी नहीं कि कहीं लंबे टाइम तक चले। इसके अलावा आपको थोड़े से सोर थ्रोट जैसे माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं, स्टफी नोज हो सकता है, और
आगे जाके आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो ये सिम्टम्स किसी में सारे स्पेक्ट्रम आ सकता है, किसी में सिर्फ एक दो सिम्टम्स ही मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसके कांटेक्ट में आप आए हैं और उसको कोरोना है, तो आपको अपने आप को, जैसे हम बताते आ रहे हैं गाइडलाइंस, आपको चेक तो कराना ही है और अपने को टेस्ट कराना है। अब बात करते हैं किडनी पेशेंट, जो आपने पूछा। जितने किडनी पेशेंट्स हैं, जैसे हम किडनी फेलियर की बात करते हैं या किडनी कैंसर की बात करते हैं, जो कि किसी ऑलरेडी ट्रीटमेंट पर चल रहे हैं, इनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। और जब ये पेशेंट्स कोरोना को एक्सपोज होते हैं तो इनके ना सिर्फ कोरोना होने के चांस ज्यादा रहते हैं, बल्कि इनके सिवियरिटी भी ज्यादा होती है और कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जो चीजें हम शुरू से कहते आए हैं कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, इनको ज्यादा सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। वैक्सीन या नो वैक्सीन, इससे कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन आने में आप जानते हैं समय लगेगा। तो जो प्रिकॉशंस बताते आए हैं वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा आपको। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर आपको यूज करना ही पड़ेगा। अगले 6 to 8 मंथ्स तो बहुत वाइटल हैं। और जहां तक किडनी का सवाल है, जो हम बताते आए हैं कि पानी आपको 2 लीटर तक हम बताते हैं नॉर्मल इंसान को पीना है, और अल्कोहल टोबैको से परहेज रखना है, और समय समय पर जांच करानी। ये तो आपका उसमें भी कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर आप कोरोना के पेशेंट के संपर्क में आते हैं और आपको कोई भी माइल्ड सिम्टम होता है, तो आपको तुरंत से तुरंत जाके एक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर आपको साहब, क्या कोरोना डायरिया भी एक अहम लक्षण है? बिल्कुल, देखिए डायरिया जो है, बहुत स्टडीज में पाया गया है कि 20 to 40% लोगों में डायरिया और नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है पेशेंट को। लेकिन डायरिया जो है, पहले हम ये मानते नहीं थे कि कोरोना का एक बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है, लेकिन अब ये एटिपिकल सिम्टम्स में आ रहा है और 20 to 40% में डायरिया पाया जाता है। सिर्फ डायरिया होने से ही आप खाली कोरोना सस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको कोरिलेट भी करना पड़ेगा अदर फैक्टर्स को, जो हमने अभी आपको बताए थे। Right. Dr. Mehta, now of course people have got used to various protocols. There may be some fatigue, but people are continuing largely to follow the protocols. That's why we are having a very downward graph also with the number of active cases. But I mean, we can't let our guard down at any stage. But people also need to start coming out and interacting and meeting people. That's happening already. What are the kind of precautions one should keep while interacting with people? The 3 universal precautions: mask, wearing the mask properly, covering your nose and mouth, not hanging on the neck, not being loose, proper mask, keeping physical distance, and hand sanitization. Plus respiratory hygiene, not touching surfaces here and there, not going out just unnecessarily. If it is really essential, then only move out of the house. Because there are still many cases, though the positivity rate is dropping now, but there are many positive cases, and we have seen due to winter, the drop in temperature and the pollution, we are seeing more of severe cases these days. So these precautions are very essential. And we should have wearing mask. If all are wearing mask, 90 to 95% protection already we are getting. Everyone is talking about the vaccines. Yes, the vaccines are coming. That is good news. But how many will get vaccinated? It is going to take a long time. It is not an easy process, and the efficacy and the immunogenicity, though, is being established. Safety also is being established, but we are not very sure. What we have in our hands, we should take care of that. That people are not understanding. They are crowding in the marketplaces, in the malls, not wearing masks. And even if they are wearing masks, they are not wearing it properly. So people have to understand the basic things. These 3 things: wearing masks properly, social distance, and hand sanitization. Right. डॉक्टर अनुपम प्रकाश, बहुत सारी एहतियात सब बरतते हैं, लेकिन उनमें एक बड़ा कदम होता है सैनिटाइजर का इस्तेमाल। बाजार में तरह तरह के सैनिटाइजर्स होते हैं। कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सैनिटाइजर्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ सैनिटाइजर्स में कुछ कंपनियों के, जिनसे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। जब सैनिटाइजर लेने जाएं तो किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, बहुत कठिन सवाल है आपका। ऐसा है कि जब आप खरीदने जाएं तो आज की तारीख में मार्केट में सैनिटाइजर अनेक तरह के उपलब्ध हैं। कुछ परफ्यूम्ड हैं, कुछ नॉन परफ्यूम्ड हैं, कुछ अलग अलग रंगों के हैं। तो ये बहुत ही कठिन सवाल है। अगर साधारण आदमी जाए मार्केट में तो उसको चेक करना बहुत मुश्किल है। ये काम सरकार का है, जो लोग ग्राहक हैं उनका नहीं है। लेकिन फिर भी
एक मैं कहूंगा चीज कि अगर आप जैसे हम लोग कहते हैं कि सैनिटाइजर जो है उसमें एक तो आप देख लीजिए कितना अल्कोहल है, तो जो इफेक्टिव है कोरोना के अगेंस्ट वो है 60% अल्कोहल। तो अगर 60% अल्कोहल कम से कम मात्रा है उसमें तो वो आप लीजिए। 60 to 70% अल्कोहल वाले ही जो ये है सैनिटाइजर्स वो लेने चाहिए। दूसरी चीज ये है जो आम आदमी के लिए है, वो अगर आप उससे हाथ अपना साफ करते हैं 30 से 40 सेकेंड, अगर आप हैंड सैनिटाइजर में यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं तो उतनी देर में वो यूजुअली उड़ जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको गीलापन लग रहा है, वो ज्यादा टाइम ले रहा है उड़ने में हाथ से, तो इसका मतलब है कि वो कारगर नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है। मेरे ख्याल से यही एक चीज जो कि बड़ा कारगर पॉइंट बताया है आपने डॉक्टर अनुपम प्रकाश। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़ गए हैं नोएडा से। शैलेंद्र जी अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैडम, मुझे ये जानना है कि डेंटिस्ट के पास अभी तक तो हम लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन अब अगर कभी जाना ही हो तो डेंटिस्ट के यहाँ जाने के लिए क्या प्रोटोकॉल कुछ समझा दीजिए जिससे कि हम इलाज इमरजेंसी में करवा पाएं और ये डर ना हो कि हमें जाने से कोरोना हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बड़ा सही सवाल पूछा क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाने में बहुत लोग कतरा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर विभा आप क्या जवाब देंगे? कि डेंटिस्ट के पास जाना है तो जाना ही पड़ेगा। मोस्टली अच्छे डेंटल क्लिनिक्स में दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस। आप जाते हैं, आपके हैंड सैनिटाइज करते हैं, आपका टेम्परेचर चेक करते हैं और ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रहे हैं, एंड देन दे गिव यू अ गाउन टू वेयर, अ कैप एंड इवन शू कवर्स। तो वैसे कई प्रोटोकॉल्स भी सरकार की ओर से भी जारी किए गए हैं डेंटिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए तो हैं ही, हॉस्पिटल्स के लिए, लेकिन डेंटिस्ट के लिए भी किए गए हैं, उनका भी फॉलो किया जाता होगा। हाँ जी, और डेंटिस्ट तो बहुत हाई रिस्क पे खुद ही होते हैं क्योंकि दे हैव टू वर्क इन योर माउथ, तो उनको वो खुद ही अपने प्रिकॉशंस लेते ही हैं। N95 मास्क उन्होंने पहना होता है, लेकिन हम जब जाते हैं डेंटिस्ट पे तो हमें तो उतारना ही होगा ना मास्क। तो द डॉक्टर हिमसेल्फ इज मोर ससेप्टेबल। दे आर टेकिंग सफिशिएंट प्रिकॉशंस, सैनिटाइजिंग द होल एरिया, and if it is essential then we have to go. No, don't go for just scaling or all because उसमें aerosols ज्यादा जनरेट होते हैं। तो नॉर्मल जैसे अगर पेन है, कोई रूट कैनाल कराना है या कोई कैप या फिलिंग ये सब करना है, तो ये सब प्रोसीजर शुड गो ऑन रूटीनली। जी, तो शैलेंद्र जी आप जा सकते हैं, एहतियात सही क्लिनिक में जाइए, सही जगह जाइए जहां सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। Dr. Anup Kumar, there's a question on Facebook that's come in which the person has got low vitamin B12. It's about 108 below the normal and is a vegetarian, is wondering whether immunity is low, worried about COVID. Nutrient in our body, and it is a part of many of the enzymatic processes including immunity processes. So definitely if your vitamin B12 level is low, we have a lot of good supplements which are giving you vitamin B12 supplementation, but you should first discuss with a good MD doctor and he will prescribe you vitamin B12 supplement. So you can take that supplements and that will boost up your B12 levels. And definitely if you have low levels of not only vitamins but very important proteins, they are in the less quantity in the blood, then you can have a decreased immunity also. So it's better you should take some. That's why all the COVID patients are taking some kind of multivitamins in not only during the COVID but also in the post-COVID period. जी डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल है क्योंकि आपने कहा कि कोविड पेशेंट्स तो सप्लीमेंट्स ले ही रहे हैं, बाद में भी लेते हैं, लेकिन बहुत बार ये देखा जा रहा है कि जो सप्लीमेंट्स कोविड के पेशेंट्स ले रहे हैं ठीक होने के बाद भी चाहे, वो अन्य लोग भी ले रहे हैं, परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा जो सामान्य लोग हैं वो भी ले रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, देखिए बिल्कुल जो इस तरह के सप्लीमेंट्स हैं, चाहे वाइटमिन्स हैं या किसी तरह का प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इनको हम ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं बोलते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जो कोविड पेशेंट ठीक हो गए हैं वो भी डॉक्टर की सलाह से ही सप्लीमेंट्स लें, और जो कोविड पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं वो भी डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लें, क्योंकि चाहे कहने के लिए सप्लीमेंट्स हैं बट सप्लीमेंट से भी कई बार आपको परेशानियां हो सकती हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी, चाहे वो प्रोटीन है चाहे वो विटामिन।
राइट। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, एक सवाल आपसे, क्योंकि अमूमन ये बात सब लोग को बोली जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोविड पॉजिटिव पाया गया है अभी अभी, उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। मार्क, Saurabh is calling in from Firozpur. Saurabh, please ask your question. Yes, sir. My question is, if all the members in the family are corona positive, then what we should do? Who will cook the food, and how we should proceed to fight with corona? Dr. Mehta, yes. ओके, डॉक्टर मेहता, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगी, क्योंकि बचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के गांव का उदाहरण हमारे सामने है। 42 लोग उस गांव में, जिसमें से 41 पॉजिटिव थे, लेकिन एक व्यक्ति अपने आप को बचाया गया, वो नेगेटिव रहे। डॉक्टर विभा। हाँ जी, अगर घर में सारे पॉजिटिव हैं तो कोई भी कुकिंग कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो पॉजिटिव है वही तो पास ऑन कर सकता है, बट ऑल आर पॉजिटिव। बट फिर भी वो है कि हॉट फूड ही खाया जाए, एंड जो कुकिंग कर रहा है वो मास्क वियर करके ही करे कुकिंग। तो घर में इफ ऑल आर पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, एनीवन कैन डू कुकिंग। जी, आई एम श्योर जिनके घर में से पॉजिटिव हैं वो लोग जरूर एश्योर्ड महसूस कर रहे होंगे इस जवाब के साथ। लेकिन डॉक्टर अनुपम प्रकाश, ये सवाल जो मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी, कोई पॉजिटिव होता है तो हम देखते हैं कि ट्विटर पर सब लोग अपने बारे में जानकारी या फेसबुक पे डालते हैं कि भाई मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, मेरे संपर्क में कोई आए हो तो वो अपने आप को तुरंत टेस्ट करवा लें, तुरंत टेस्ट करवा लें। डर की वजह से हम या हाइपर रिएक्शन की वजह से फटाफट टेस्ट करवाने भागते हैं, लेकिन क्या ये सही है? कितने दिन का इंतजार करें और तब टेस्ट कराएं? नहीं तो होता यह है कि 3-4 दिन के बाद आप दोबारा टेस्ट कराते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो पॉजिटिव आते हैं। सवाल है आपका। इसमें दो चीजें हैं। एक तो आजकल हम सोशल मीडिया से इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम अच्छे और बुरे दोनों ही चीजों को हम सोशल मीडिया पे डालने लगे हैं, जो मेरा मानना है कि ठीक नहीं है। जैसे कि अभी आपने कहा कि घर में सब लोग पॉजिटिव हो गए, तो कोरोना जब शुरू में आया था तब बहुत ज्यादा स्टिग्मा भी था इसके साथ। तो ये जो चीजें हैं जब हम फेसबुक या ट्विटर पे डाल देते हैं तो ये चीजें एक दुधारी तलवार की तरह काम करती हैं। तो एक इसमें ये देखना चाहिए कि आपने अपना डाल दिया है तो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ जो है वो कई बार नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं। शुरू में हमने ये बहुत देखा है हमारे बहुत सारे मरीजों को कि एक घर में एक जना पॉजिटिव हो गया और पूरी फैमिली को लोकेलिटी में सोसाइटी वालों ने या फ्लोर पे जितने भी लोग हैं वो एक तरह से स्टिग्मा या इंटरेक्शन बंद कर दिया है। घर के बाहर जो है सैनिटाइजर छिड़क के जा रहे थे, तो वो एक दिक्कत इसके साथ है। तो एक तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे डालिए। बीमारी अपनी जो है एक निजी चीज होती है जिसको अपने तक रखना चाहिए और जिन लोगों को जरूरी है उनको बताएं। और जैसा आप कह रहे हैं कि इसको फौरन टेस्ट कराने की जो राय है ये हम भला करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे का, और इसमें आप बिल्कुल सही कह रही हैं ममता जी कि ये हम बुरा करते हैं, भला नहीं करते हैं। क्योंकि उस आदमी को एक तो साइकोलॉजिकल पैनिक हो जाता है जिसने कल आपके साथ खाना खाया होता है, दूसरा वो फौरन जाने के लिए जो आप राय दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। आप ये राय दीजिए कि डॉक्टर से सलाह दें। टेली मेडिसिन से आपके पास सुविधा है आज की तारीख में, कई जगह आप राय ले सकते हैं सरकारी अस्पतालों में और आपको राय मिल जाएगी उसमें। और हम लोग ये एडवाइस बिल्कुल नहीं करते हैं कि आप आज अगर एक्सपोज हुए हैं तो आज ही आप टेस्ट करिए, क्योंकि आज अगर आपने टेस्ट कराया वो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव आए। टेस्ट जैसे इंक्यूबेशन पीरियड जो हम कहते हैं, जब एक्सपोजर होता है और जब पहला सिम्टम आता है तो ये इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है। और हम कहते हैं कि आप अपने को सबसे प्रथम चीज जो है, अगर आप एक्सपोज्ड हैं तो आप अपने को क्वारंटीन कर लीजिए, मतलब अपने को अलग कर लीजिए बाकी फैमिली मेंबर से और बाकी सोसाइटी से अपने को, और 2-4 दिन आप ऐसे ही रहिए। अगर उस दौरान जो है आपको सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, कोई भी लक्षण, बुखार, खांसी, बलगम या आपको बदन दर्द या गला खराब या नाक भरी हुई लगती है, तो आप फौरन टेस्ट कराइए। अगर अगले 4-5 दिन में नहीं डेवलप करते हैं तो हम यूजुअली कहते हैं कि 5 से 7 दिन में अगर आपको एक्सपोजर सिग्निफिकेंट था और 5 से 7 दिन में आपको लक्षण नहीं आपको डेवलप हुए हैं तो क्वारंटीन एंड करने के लिए आप अपना 5वें से 7वें दिन टेस्टिंग कराएं। अगर वो निगेटिव आती है तो फिर आप बाकी अपना सुचारू रूप से काम शुरू कर सकते हैं, घर वालों से मिलना या अपने दफ्तर का काम। अगर वो उस समय पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब आप एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है और आपको फिर अपने को आइसोलेट कर लेना चाहिए अगले 17 दिन के लिए। तो ये हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट एक्सपोजर, मैंने एक टर्म यूज किया है। तो इसका मतलब है अगर आपने मास्क के बिना उस आदमी से एक्सपोजर हुआ है जो पॉजिटिव आया है और 15 मिनट तक कम से कम आप बिना मास्क के थे और आप सामने उसके थे, वो भी मास्क नहीं लगाया था, आप भी मास्क नहीं लगाए थे और आपका
साथ में उसके साथ आपने इतना टाइम लगाया है, तो एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर हम लोग कहते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, इस वक्त एसएस बघेल मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बघेल साहब, अपना सवाल पूछिए। SS Baghel, you are with us on the phone line? यस सर। हाँ जी, प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। सर 19 तारीख को मैं टेस्ट कराया था सर, और 21 तारीख को रिपोर्ट आई मेरी पॉजिटिव। और सर अभी लंग्स, दोनों लंग्स में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। दोनों लंग्स में दर्द महसूस होता है, दर्द। जी, आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, कुछ बोला होगा डॉक्टर्स ने? हाँ जी, डॉक्टर को दिखाया सर। उन्होंने मल्टीविटामिन की दवाइयां लिखी हैं, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिल रहा अभी तक सर। जी, डॉक्टर अनूप कुमार। जैसे उन्होंने बताया, इन्होंने कोविड टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आएगा इनका कोविड टेस्ट? जी, यही कहा उन्होंने। हाँ जी, हाँ। तो अब इनको जैसे लंग्स में थोड़ा पेन बता रहे हैं। देखिए, जैसे हम जानते हैं वायरल इन्फेक्शन जो है लंग्स में जाता है और न्यूमोनाइटिस कर देता है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट करता है, तो पेशेंट्स में पेन हो जाना, ड्राई कफ हो जाना और सांस की तकलीफ हो जाना स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे ये अपने डॉक्टर के संपर्क में हैं, तो डॉक्टर्स ने इनको जो भी दवाइयाँ दी हैं, देखिए मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स हैं या कुछ केसेस में वो एंटीबायोटिक्स भी देते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि जो भी आपके फिजिशियन जिनको आप दिखाते हैं, उनको रेगुलर उनके टच में रहेंगे और आपके सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहते हैं। अगर आपको खाली चेस्ट पेन हो रहा है तो उसके लिए वो आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, बट अगर इसके साथ में कुछ और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, फीवर हाई ग्रेड होता है या सांस फूल जाता है, तब वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर के संपर्क में कंटिन्यूसली रहते रहें, उनको अपने सिम्टम्स के बारे में बताते रहें। और अभी खाली अगर सिर्फ चेस्ट पेन है जो आप बता रहे हैं, तो अभी वो एक इनिशियल सिम्टम्स के हो सकते हैं कोविड के जो कॉम्प्लिकेशन होता है, इसको फॉलो करने की जरूरत है। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के संपर्क में रहें। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि क्योंकि कोई भी पॉजिटिव होता है तो कहीं ना कहीं एक तनाव भी होता है, टेंशन हो जाती है कि भाई मैं तो पॉजिटिव हूँ। अपने सिम्टम्स को बहुत बारीकी से मॉनिटर करना ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही लक्षण बदले अगर हम जल्द से जल्द मेडिकल सहायता ले पाते हैं तो फिर ज्यादा हालात बिगड़ते नहीं हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट था हमारे गवर्नमेंट का कि उन्होंने इनिशियली कॉन्सेप्ट लाया था होम आइसोलेशन, वो इसलिए उन्होंने लाए थे कि 90% लोग हमारे बहुत ही माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक आ रहे थे। तो सरकार ने उनको बोला कि आप अपने घर में एक अलग कमरे में प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ आइसोलेट करें और आप सिम्टम्स को मॉनिटर करें। जैसे आपको अगर फीवर हाई ग्रेड ज्यादा होता है, आपको सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो जाती है या चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कंफ्यूजन कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बीमारी जो है आगे डेवलप बढ़ रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स बताए गए थे कि आप इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर घर में रख दिया गया था कि आप चेक करते रहें, आपका सैचुरेशन 94% से कम जाता है और सांस ज्यादा फूलता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना है और डॉक्टर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की वो सलाह देते हैं। तो ये सिम्टम्स तो आप घर में खुद ही मॉनिटर कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि भारत सरकार ने बहुत सारी टीम्स बना रखी हैं, जो भी आप किसी हॉस्पिटल से अटैच होते हैं उनकी टीम आपको रेगुलरली फोन करके पूछती रहती है कि आपके आज क्या सिम्टम्स हैं, आपको आज क्या तकलीफ है, और वो खुद ही आपको पूछ के, और आपके पास जो है आरोग्य सेतु ऐप भी है, आप उस ऐप के थ्रू भी अपने सिम्टम्स को अगर डालेंगे तो वहां से भी आपको प्रॉपर एडवाइस मिलती रहती है। यानी सतर्क सजग रहना बहुत जरूरी है। मार्क, फेसबुक के सवाल ले सकते हैं? राइट, देयर इज अ लॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली ऑन फेसबुक. The person is worried about the kind of information that's coming in regarding the vaccines. There are a lot of negative news also about vaccines. Now the US president-elect has also said that he's not going to make a vaccine mandatory for people. So all this, people are beginning to wonder whether we should take a vaccine at all, whether the vaccine has too many complications. These are the kind of things that have come in a person's mind. Also, we know that today, the cabinet minister of Haryana tested positive, even though he was given a trial dose of one of the vaccines. So in this case, what does one say about the vaccine? Maybe all of you can answer this question since you're all concerned. We'll start with you, Dr. Mehta. Haryana minister who has turned positive today had received only one dose of the vaccine. Yes. He had to receive another dose after 4 weeks. And the vaccine doesn't become effective as soon as it is administered. It takes a minimum of 2 weeks for its efficacy to come in. ऐसा नहीं है कि आज लगा और शुरू हो गया उसका इफेक्ट. So that is the reason. And about the other vaccines and what's going on in the other countries,
See, the vaccines which will come out in the market will definitely be safe. Nothing can be, no medicine or no vaccine can be 100% efficacious or safe. But it will be grossly safe, otherwise it will not come into the market. So we should not be bothered. The government will take care, and ICMR will take care, WHO will take care of which vaccines are to be given to the masses or not. So we should not worry much about it. But as of now, keep taking our precautions of wearing masks and sanitization and physical distance. जी, इसी का जवाब डॉक्टर अनुपम प्रकाश आपसे भी, लेकिन हिंदी में जानना चाहेंगे क्योंकि फेसबुक पर पूछ भी रहे हैं कि क्या एसिम्प्टोमेटिक रिकवर्ड पर्सन जो ठीक हो गए हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं, क्या वो भी कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं? दरअसल वैक्सीन लेना जरूरी है। अमेरिका से भी कई तरह के साइंटिस्ट की ओर से भी कई तरह की बातें आ रही हैं कि अगर आप सामान्य हैं, अगर आपको कुछ नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है वैक्सीन की। हिंदी में जवाब चाहेंगे आपसे क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। देखिए, ऐसा है कि वैक्सीन जो है, मैंने कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वैक्सीन एक उम्मीद लेकर के आई है, एक आशा की किरण है, और वैक्सीन लगवाने में कोई बुराई नहीं है। जो लोग कह रहे हैं जिन्हें दिक्कत है, तो देखिए हर दवा का कोई साइड इफेक्ट होता है, ऐसी वैक्सीन का भी साइड इफेक्ट होता है, उसमें कोई बात नहीं है। वैक्सीन जो है अपने में 100%, जैसा कि और विशेषज्ञ ने कहा, मैडम ने कहा, वैक्सीन 100% कोई भी इफेक्टिव नहीं होती। उसका अपना सुचारू रूप से होता है कि कैसे लगवानी है, कितने समय के बाद दोबारा से लगवानी है, और कितने समय तक असरदार रहेगी। तो एक तो पहली चीज है कि वैक्सीन को ये नहीं समझे कि वैक्सीन से, जैसा कि डॉक्टर अनूप कुमार ने भी कहा, वैक्सीन से मास्क हटाना नहीं बंद हो जाएगा। वैक्सीन की अपनी एक क्षमता है, वो अगर 95% है, 99% है, वो अपना उस हिसाब से करेगी। फिर भी 1% या 5% लोगों को तो कोरोना से बचाव नहीं होगा। तो ये मानना एक चीज है। दूसरी चीज है साइड इफेक्ट्स की। जहां तक बात है, तो वैक्सीन कोई ऐसी वैक्सीन नहीं लाई जाएगी, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कि जो कि हमारे शरीर को इतना नुकसान पहुंचाए कि नहीं। लेकिन डॉक्टर प्रकाश, क्या सबको वैक्सीन लेनी, या जो सामान्य व्यक्ति है क्या उसको भी वैक्सीन लेनी जरूरी है, या जो व्यक्ति कोविड से ठीक हो चुका है क्या उसको भी वैक्सीन लेनी जरूरी है? ये सवाल लोगों के जहन में है। ये समय आने के साथ पता चलेगा, लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि सबको वैक्सीन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों में हमने देखा है कि कोरोना से ग्रस्त हुए हैं, एक तो सब में एंटीबॉडीज नहीं आ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिनमें एंटीबॉडीज हैं भी, वो 3 से 4 महीने में खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज, जिनको मतलब कोरोना हुआ है, अब हमारे पास अब 8-9 महीने का जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उसमें हम देख रहे हैं कि उनको दोबारा से भी कोरोना हो रहा है जी। तो वैक्सीन तो मेरे ख्याल से सभी को देनी पड़ेगी। चलिए, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीयूष जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर हैं पीयूष कुमार त्रिवेदी, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष साहब, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि कोविड का वैक्सीन परमानेंट सोल्यूशन होगा कोविड के लिए, क्योंकि जो अभी जिन्हें कोविड हुआ है उन्हें कोविड वापस भी हो रहा है। और दूसरा ये है कि क्या कोविड की वैक्सीन हमें एक बार लगती तो क्या दोबारा दिलवाने की जरूरत पड़ेगी, क्या एक बार सफिशिएंट है? जी, अभी डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से इसी सवाल का जवाब तो दिया है, लेकिन डॉक्टर अनूप कुमार, आप एक बार फिर जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे अभी हमारे दोनों और एक्सपर्ट्स ने बताया, इसको हम आगे लेके जाना चाहेंगे इसी बातचीत को। देखिए, आपको देखना है जो वैक्सीन है वो सिर्फ एक आपको सपोर्टिव मैकेनिज्म की तरह हेल्प करने वाली है। वैक्सीन ये नहीं है कि एक रामबाण है कि वैक्सीन लग गया और बाकी आप सब कुछ छोड़ देंगे। जो हम कहते आए हैं कि आपको अपने जो प्रिकॉशंस है वो लेते ही रहने पड़ेंगे। और जैसे वैक्सीन के 2 डोज बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी जितनी भी वैक्सीन आ रही हैं वर्ल्ड में, सभी में 2 डोजेस तो मिनिमम वो बता रहे लगाना ही पड़ेगा। और भारत सरकार ने भी एक बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अभी वो प्लान नहीं कर रहे हैं कि 130 करोड़ जनसंख्या को सबको ही वैक्सीनेशन करने वाले हैं। उन्होंने बिल्कुल सिंपल स्पष्ट बताया है कि जो लोग जो एक तो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको पहले लगाएंगे, और जो जिनको हाई रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि आपको किडनी फेलियर है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, उनको वो पहले वैक्सीन लगाएंगे, या बच्चे हैं उनको पहले लगाएंगे, 65 से ऊपर हैं, इन लोगों को तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको जो है कोरोना होने के ज्यादा रिस्क है। अभी जिन्होंने क्वेश्चन जो पूछा कि जो जिनको कोविड हो गया है उनको लगाने की जरूरत है कि नहीं, देखिए अगेन, अगर वो उस हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे मैंने बताया कि इनको पहले से कोई कोमोर्बिड फैक्टर है, उनको तो वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी, चाहे उनको कोविड हो चुका है कि नहीं हो चुका है। बिकॉज अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो कितने लंबे टाइम तक परसिस्ट कर रही हैं, अभी तक किसी के पास ये प्रमाण नहीं है। तो जो प्रिकॉशंस हम अपने लेते आए, सोशल वैक्सीन वो कंटिन्यू रहेगा। वैक्सीन आके सिर्फ हमें एक सपोर्टिव मैकेनिज्म की तरह एक हेल्प करेगी, जो हमें लगाना चाहिए, जो सरकार हमें आदेश दे रही है वो हमें यूज करना चाहिए।
लेकिन अपने प्रिकॉशंस को हमें नहीं भूलना चाहिए। जी, इस वक्त फेसबुक पर नरेंद्र श्रीवास्तव ने एक सवाल पूछा है, हालांकि इनका जो पूछना चाहते हैं वो मुझे कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि 10 से 12 दिन बाद, अब नरेंद्र जी क्या ठीक होने के 10 से 12 दिन बाद की बात कर रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं है यहाँ, कि कोई डेड कोविड वायरस आपके शरीर में 10 से 12 दिन बाद भी रहता है, आई थिंक पॉजिटिव होने के, ठीक होने के बाद की बात कर रहे हैं, क्या वो हमारे ब्रेन, लंग्स, किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है? डॉक्टर मेहता हिंदी में ये जवाब चाहते हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से शायद ये इस वजह से भी पूछ रहे हैं कि बहुत बार ये देखा गया है कि आप ठीक हो गए हैं लेकिन दोबारा से आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है या आपको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपको वापस से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मेरा ये अनुमान है कि शायद इस वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन आप अपने तरीके से जवाब दे सकते हैं डॉक्टर मेहता। पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक ऐसी चीज, मतलब उसको कहा गया है जैसे 9 डेज 10 डेज जो हम लेते हैं जब वायरस ज्यादा रेप्लिकेबल होता है, वो स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है, उस टाइम पे एक्चुअली 10 डेज बाद नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। अब ये शायद ये पूछ रहे हैं कि उसके भी 9-10 डेज के बाद अगर पॉजिटिव आ रहा है RT-PCR तो वो डेड वायरस है। वो एक्चुअली वैसे वायरस तो हार्म नहीं देता है, लेकिन जो वायरस अंदर रह गया है या वायरस के कुछ पार्टिकल्स डेड वायरस के भी अंदर हैं, वो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। इसलिए हम टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट करके देखते रहते हैं कि भाई, जैसे हमारा जो प्रोटोकॉल हमने सेट किया है कि इनिशियली तो करते ही हैं, 14th डे पे फिर करते हैं, फिर डे 28 पे करते हैं, और उसके बाद फिर डे 90 पे करते हैं, जस्ट टू सी कि अंदर बॉडी में कोई मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस तो नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सिम्टोमेटिक पेशेंट है तब तो जरूर करेंगे, एसिम्टोमेटिक में भी अगर कर लें तो बेटर है। बाकी अगर इनको पॉजिटिव है और कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अ डेड वायरस। वैसे गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से जरूरत ही नहीं है हमें रीटेस्ट करने की। एक बार पॉजिटिव हो गए उसके 14 डेज के बाद one can move out. There is no need of retesting. Let's get another caller in. Rao is calling in from Delhi. Rao ji, आप अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि जो मिस्टर राव अपना सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो वर्ल्ड वाइड में जो कोरोना व्यापक हुआ है and different people are getting different kind of मतलब immune system, due to that they are getting right a few days or some time they are taking. This is because of blood group or what sir? Immune system. Your blood group is playing the important role in this study. जी डॉक्टर अनुपम प्रकाश, ये बात कई रिसर्चेस में सामने आ रही है कि एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वाले ज्यादा सेफ हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है अभी मैं नहीं मानता इसको कि ये हमारे पास इसका कोई ठोस जो है अध्ययन है जो कि कहता है कि ये ब्लड ग्रुप्स प्रोटेक्टिव हैं। कुछ देखा गया है, ऐसा है अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो ये कहते हैं हम इसे एनेक्डोटल एविडेंस। तो ये जो है ये एक हमने एसोसिएशन देखी है, तो हमें एसोसिएशंस मिल रही हैं कि ये बी या ओ ब्लड ग्रुप में जो है थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन ये इसका मतलब कॉजेशन नहीं है। तो इसके लिए तो हमें बड़े स्तर पे जो है अध्ययन करने पड़ेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि हाँ ये जो है कोई ब्लड ग्रुप जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमें कोरोना के अगेंस्ट। तो ये अभी इसको ना विचार करें, और वैसे भी मेरे ख्याल से इसको सोचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो जो लेकर के आप पैदा होते हैं वो चेंज नहीं होता है आसानी से, उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जो कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। तो उसको ऐसी चीजों को मेरे ख्याल से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने से फायदा नहीं है, जिसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो ब्लड ग्रुप अगर आपका जो है वो आप लेकर के रहेंगे ही, उसको आप कोरोना है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अध्ययन के लिए रहने दीजिए, वैज्ञानिकों के लिए रहने दीजिए, मेरा मानना ये है। बिल्कुल, और इतने तरह के कारकों से हमारा एक्सपोजर हो रहा होता है कि आप सिर्फ ब्लड ग्रुप के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए यही कह सकते हैं इस वक्त राव साहब कि आप अपने एहतियात पूरी बरते, वो जो 3 मंत्र दिए गए हैं उनका पूरा पालन करिए। यहाँ पे डॉक्टर अनूप एक बात ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब मार्च में कोरोना फैलना शुरू हुआ तो उसके बाद इम्यूनिटी को लेकर तमाम काढ़े और ये चीजें लोगों ने लेनी शुरू कर दी। उसके बाद अस्पतालों से भी खबरें आने लगी कि लोगों को पेट की समस्या हो रही है, बहुत ज्यादा तादाद में ले रहे हैं,
क्वांटिटी का लोगों को पता नहीं होता, आपने गिलोय कितनी खानी है, आपने सौंठ कितनी खानी है इत्यादि। ऐसे में आपका सिस्टम सही रहे, आपकी किडनी, आपके ऑर्गन्स, आपका पेट सब सही रहे, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कि हालांकि अब सर्दी आ गई है, गर्मी में समस्या ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इम्यूनिटी के लिए जो हम घर पे ये चीजें खा रहे हैं, इनमें किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, जनरल जो हम सभी को एडवाइस देते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, वो बातें कोविड में भी लागू होती हैं। सबसे पहले आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, आधा घंटा एक्सरसाइज मिनिमम सभी को करना है। नंबर 2, पानी की जब हम बात करते हैं, गर्मियों में हम कहते हैं 3 लीटर तक पानी जो है एक एडल्ट पी सकता है, और सर्दियों में वो 2 लीटर तक पानी पी सकता है। आपको अल्कोहल और टोबैको का सेवन नहीं करना है, ये सभी बीमारियों के लिए लागू होता है, कोविड के लिए भी रहता है। इसके अलावा आपको जो खाना खाना है वो फ्रेश फूड खाना है, हॉट फूड खाना है। प्रिजर्व फूड, जो रॉ मीट होता है, उस तरह की चीज ना खाएं, क्योंकि इसमें बड़े टॉक्सिन्स होते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, बट बहुत तरह तरह की बीमारियों को भी आगे अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी जैसे ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इन सब बीमारियों को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये सब बीमारियों से आपकी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन हो जाती है। जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जो ओवरवेट है, इनकी इम्यूनिटी नॉर्मल लोगों से ज्यादा कम होती है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि समय समय पर अगर आपकी बीमारी है उसका चेकअप समय पे हो रहा है कि नहीं। देखा गया है जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, इनको सभी कॉम्प्लिकेशन कोविड के ज्यादा पाए जा रहे हैं। हार्ट अटैक हो रहा है उनको स्ट्रोक हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको अगर आप फॉलो करते हैं, प्लस जो काढ़े की आपने बात की, देखिए आयुष मंत्रालय ने कुछ चीजों को प्रमाण किया है कि ये उनके मिनिस्ट्री के द्वारा प्रमाणित है। तो मेरा ये मानना है कि वो चीजें लें जो डॉक्टर सर्टिफाई करें, आप उसी चीज को खाएं। अगर मैं बोलना चाहूंगा, ओवर द काउंटर चाहे वो काढ़ा है, चाहे वो गिलोय है, कुछ भी चीज आप अपने आप से ना लाएं, डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो आई थिंक आप ज्यादा सेफ रहेंगे। जी। Okay, we're getting another caller in. This one from Karnataka, from Hubli in Karnataka. Shahbaz, please अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते सर। Yes, go ahead, Mr. Shahbaz. सर, मेरे डैडी को कोरोना अटैक हुआ था सर सितंबर के महीने में। Okay. जी। क्या अभी दोबारा होने के चांसेस क्या है सर? क्या प्रिकॉशंस लेना मांगता है? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है आपने वैसे लेकिन डॉक्टर अनुपम प्रकाश आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, प्रिकॉशन वही हैं जो पहले थे, वही अभी भी लेने हैं। पहले सक्षम नहीं रहे थे, मेरे ख्याल से सफल नहीं रहे, तो अब जो है ध्यान ज्यादा रखना जरूरी है। और कोरोना से अभी जो है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा, एंटीबॉडी जरूरी नहीं कि हमेशा रहें और हमेशा बचाव रहें। तो दोबारा से प्रोटेक्शन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क सबसे जरूरी है, और हाथ धोते रहें निरंतर, ये बहुत जरूरी है। इसी से ही बचाव होगा, और कोई चारा नहीं है, सबको बच करके रहना ही है घर में। जी, साथ में महेश पटेल सुचित्रा जी पूछ रहे हैं फेसबुक पर कि कोरोना के इतने सारे खतरों को देखने से हम पर मानसिक असर होता है, और ये बात तो स्पष्ट है कि कोरोना की वजह से और बदले हुए हालात की वजह से भी, और ये डर कि हमें कोरोना ना हो जाए, इसका लोगों पर असर पड़ रहा है, साइकोलॉजिकली असर पड़ रहा है। डॉक्टर मेहता, आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को? हालांकि सब कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, शांत रहिए, एहतियात बरतिए, लेकिन फिर भी जिन लोगों को ये असर महसूस हो रहा है उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ जी, एक तो अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखिए, नेगेटिव मत सोचिए, बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज मत पढ़िए, मत सुनिए, ठीक है। एंड कोई योगा मेडिटेशन जरूर करते रहिए, उससे आप रिलैक्स रहेंगे। हेल्दी डाइट लीजिए, अपना टाइम जो स्लीपिंग टाइम है वो होना चाहिए, जैसे जनरली सेम टाइम, भाई इस टाइम हमने बेड पे जाना है और मॉर्निंग इस टाइम पे उठना है, एक रिदम अपना ठीक से सेट करके रखें। ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अपने फ्रेंड से और बाकी रिलेटिव से आप सोशल नेटवर्क पे कनेक्टेड रह सकते हैं। एडवाइजेबल तो नहीं है कि जाके उनको मिलिए, लेकिन किसी से बात करते रहें तो उससे आपका मन बहलता रहेगा। प्लस घर में अपनी कोई एक्टिविटीज कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू एट होम, जिससे ध्यान ना जाए ज्यादा कोविड की तरफ। बहुत ज्यादा सोच के स्ट्रेस लेके कोई बेनिफिट नहीं होना, बल्कि इम्यूनिटी कम ही होनी है। Right, there's also another question that's come in on Facebook. This gentleman, Ashok Chaudhary, was diagnosed with COVID-19 on the 9th of November, was hospitalized because he was an asthmatic, and is negative on 19th of November, but his breathing has become very difficult, much worse than pre-COVID days. He has a lot of fatigue and weakness, his hands are trembling,
His question is, how long will this post-COVID syndrome last? Dr. Prakash? इनको अभी इनका वैसे सवाल आया है, तो चलिए ऐसा है, इनको मैं एक मैसेज दे देता हूं कि जो ये बीमारी आपको अभी है, ये तो अभी आप कोविड से उठे हैं इसलिए आपको दिक्कत ज्यादा है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें सुधार हो जाएगा। और ये कितना समय लगेगा इसमें बताना तो अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन जितने भी पहले अध्ययन हुए हैं कोरोना जैसी बीमारियों से और फ्लू जैसी बीमारियों से, उसमें ये है कि 6 से 12 महीने में काफी हद तक सुधार हो जाता है। तो अभी आप ये मान करके चलिए, अभी तो बहुत ही हाल में ही आप उठे हैं और आपको एस्मा की दिक्कत पहले भी थी, तो अभी तो थोड़ा समय लगेगा और थोड़ा दिक्कत भी रहेगी। अपना सैचुरेशन जरूर देखते रहें, और अगर घर में नेबुलाइजेशन और ऑक्सीजनेशन के लिए कहा गया है तो वो जरूर लें। और कभी भी आपका सैचुरेशन डिप करता हुआ लगता है या आपको सांस ज्यादा होती हुई लगती है तो वापस डॉक्टर साहब को जरूर दिखाएं। लेकिन ये सुधार हो जाएगा, इसमें चिंता की बात ना करें। एस्मा के पेशेंट्स में कोई इरिवर्सिबल हम उम्मीद नहीं करते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है 4-6 हफ्ते में, और शर्तिया जो है 6 से 12 महीने में तो डेफिनेटली ठीक काफी हद तक हो जाएंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ हरदीप सिंह जुड़ रहे हैं पानीपत से। हरदीप जी, आप अपना सवाल पूछें। गुड इवनिंग डॉक्टर जी। मेरा सवाल ये है कि कोविड के बाद मुझे अभी ठंड लगती है, तो कोई मेडिसिन वगैरह या कुछ क्या सुझाव देंगे मुझे, क्या करूं? जी, डॉक्टर अनूप। देखिए, जो इन्होंने बताया कोविड इनको हुआ था, क्या ये ठीक हो चुके हैं, ये और एक्सप्लेनेशन लेना चाहेंगे। अगर ये कोविड नेगेटिव हो चुके हैं या अभी भी कोविड पॉजिटिव फेज में ही चल रहे हैं, दोनों ही बात में जवाब देना चाहते हैं। अगर कोविड पॉजिटिव अभी भी इसी फेज में है तो ठंड लगना तो एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक थिंग है। अपना फीवर प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको फीवर है तो उसके ठंड लगना एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो इसमें कोविड में होता है। और अगर आप कोविड नेगेटिव हो चुके हैं उसके बाद भी आपको ठंड लग रहा है तो फिर भी आपको ये चेक करना है, क्योंकि देखा गया पोस्ट कोविड फेज में पेशेंट को रिकरेंट फीवर हो रहा है। ऐसे कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको रिकरेंट फीवर है और वीकनेस है, जनरल मलेज है, वो होता रहता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर चेक कर लीजिएगा और एक फिजिशियन को आप दिखा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ठंड लगना तो एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है जिसके बेसिस पर कोई डायग्नोसिस नहीं बन सकता है। एक आपका चेकअप हो जाएगा, प्रॉपर चेकअप वो कर लेंगे डॉक्टर, उसी के बेस पर वो आगे आपको गाइड कर सकते हैं। जी, और फेसबुक पर एक सवाल आया है जिसमें पूछा जा रहा है कि जो अमूमन हर कोई पूछना चाहता है, दरअसल धीरज महाजन पूछ रहे हैं, सीजनल फ्लू और कोरोना फ्लू दोनों के बीच में फर्क क्या है? और ये सवाल बहुत आम है, इसलिए हम बार बार पूछते हैं इस सवाल को, और डॉक्टर मेहता आप इसका जवाब दे सकते हैं। जी, पहले तो हम कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स बोलते थे कि भाई ऐसा है, जैसे नेजल डिस्चार्ज और ये सब शुरू हुआ है, फीवर नहीं है तो ज्यादा कॉमन कोल्ड की तरफ जा रहा है, ये नॉर्मल फ्लू। लेकिन इस समय ऐसा है कि कोई भी फीवर है या कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम सिम्टम्स है, यू कैन नॉट रूल आउट कोविड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। टेस्ट करा लें, वही बेहतर है। ऐसे पक्का नहीं कह सकते कि ये नॉर्मल फ्लू है या ये कोविड है, क्योंकि इतने मैच करते हैं दोनों के सिम्टम्स कि उसको डिफरेंशिएट करना अभी इजी नहीं है। राइट। तो ऐसे में अपने सिम्टम्स के साथ डॉक्टर से, मेरे को लगता है इसमें ये भी कहा जाता है डॉक्टर मेहता कि डॉक्टर से फोन पे बात करते रहें और उनसे गाइडेंस जरूर लेते रहें। टच में रहिए, जैसे वो एडवाइस करें वैसे करिए। देखिए, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल कॉमन कोल्ड ही हुआ है, कई लोगों ने ऐसे किया, डॉक्टर साहब सिर्फ कोल्ड ही था, मेरे को 3 दिन से कोल्ड था और तो कुछ था नहीं, उसके बाद नेक्स्ट डे 4th डे पे फीवर आ गया, उसके बाद आइसोलेट हो गए। लेकिन पूरी फैमिली को कैसे हो गया? आइसोलेट तो आप तब हुए जब फीवर आया आपको, लेकिन जो आपका फर्स्ट डे था वो तो वही था जब कोल्ड स्टार्ट हुआ। तो इसलिए उसको मान के चलें, चाहे आप टेस्ट ना करवाएं लेकिन अपने आप को आइसोलेट कर लें। बाकी लेकिन डॉक्टर प्रकाश, यहाँ पर एक सवाल कि डॉक्टर ये भी अमूमन माना जाता है कि जो रनिंग नोज है, अगर आपको नाक बह रहा है तो फिर ये कोरोना का लक्षण नहीं है, क्या ये सही है? ये ममता जी, शुरू में ऐसा था, अभी डॉक्टर मेहता बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आज की तारीख में जो डिफरेंसेस हैं ये बहुत धुंधले हो गए हैं। लेकिन मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूँ, जो दर्शक पूछ रहे हैं ये चीज, तो ये मरीज को जानना क्यों है कि उसे फ्लू है या कोरोना है? देखिए, फ्लू भी ऐसा नहीं है कि कम घातक एक बीमारी है। आज की तारीख में हम कोरोना से इसलिए परेशान हैं कि कोरोना जो है दिक्कत बहुत कर रहा है और पैंडेमिक है, तो इसके चलते ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। लेकिन फ्लू भी एक भयंकर बीमारी है। अगर आप कोरोना को भयंकर मानते हैं तो फ्लू भी उतनी ही भयंकर है।
तो आप इसमें दिमाग, मेरे ख्याल से मानना ये है कि मरीज को इसमें इतने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाए। और मेन चीज तो वही है, जो फ्लू और कोरोना दोनों से बचाव की चीजें वही हैं, और मैनेजमेंट जो है, इलाज जो है वो भी वही है। सैचुरेशन ही आपको सबसे जरूरी है देखना। अगर सैचुरेशन डिप करता है तो आपको कोरोना के लिए भी और फ्लू के लिए भी, दोनों के लिए ही भर्ती होना पड़ेगा, और फिर इलाज वो आपके डॉक्टर साहब ही करेंगे, आप अपना नहीं कर पाएंगे। तो जो डॉक्टर मेहता कह रही है बिल्कुल ठीक है। अगर दिक्कत है तो टेलीमेडिसिन से या कंसल्टेशन से आप कंसल्ट करिए। अगर आपका सैचुरेशन डिप कर रहा है तो फिर आपको फॉर या सांस फूल रहा है, तो कोई भी बीमारी हो, चाहे दोनों ही नहीं हो, तीसरी कोई बीमारी हो, तो अस्पताल जाकर के दिखाना ही दिखाना है, इसमें कोई सोचना नहीं है। चलिए ठीक, डॉक्टर के ऊपर। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त अमित नरूला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं कैथल से। नरूला जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता था डॉक्टर साहब से, मेरी वाइफ को 10 डेज पहले कोरोना पॉजिटिव आया था, तो उनके कोई सिम्टम्स तो नहीं है ऐसे, बस एक थोड़ा कफ था उनको, और 15 दिन पहले उनको शायद 2 दिन के लिए बुखार हुआ था, उस टाइम भी हल्का मतलब यही थी, थोड़ी खांसी वगैरह थी, फिर वो ठीक हो गई हैं। मेरा उसके बाद टेस्ट हुआ था, वो नेगेटिव आया है। तो बेटे को हल्की किसी टाइम खांसी होती है, वो तो अभी बहुत यंग है, लेकिन वैसे वो बिल्कुल ठीक है हर रोज। लेकिन हमने वही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ है, वो अलग रूम में है, मैं अलग में हूँ, बेटा अलग में है, मास्क लगा के रखते हैं घर में। तो अभी हमें कितने दिन और वेट करना चाहिए, और क्या दोबारा टेस्ट की जरूरत पड़ेगी? मैं ये जानना चाहता हूँ। जी डॉक्टर अनूप। हाँ जी, जैसे उन्होंने बोला 10 डेज पहले कोविड पॉजिटिव आए थे इनकी वाइफ, और जो गाइडलाइंस अभी डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने भी बताई थी कि नॉर्मली 14 डेज तक हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो आइसोलेशन में रहेगा, और अगर 14 डेज के बाद कोई सिम्टम नहीं है तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको रिपीट टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, जो पेशेंट के कोविड पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं उन सबको ही फैमिली मेंबर्स है, सभी को कोविड टेस्ट कराना चाहिए, जो कि उनकी बेहतरी के लिए इम्पोर्टेंट है। 2 वीक्स के बाद आप पेशेंट जब आइसोलेशन खत्म हो जाता है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो पेशेंट को मान लिया जाता है कि पेशेंट अब नेगेटिव हो गया है, अनलेस और अनटिल पेशेंट को सिम्टम्स द्वारा रीअपेयर हो जाएं। ऐसा देखा गया है, कुछ पेशेंट्स में फीवर द्वारा आ सकता है और सिम्टम परसिस्ट करते हैं, ऐसे हेडेक है, जनरल बॉडी एक है या कफ है, वो परसिस्ट करता है। अगर सिम्टम्स आपके 2 हफ्ते के बाद भी परसिस्ट कर रहे हैं तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर की सलाह से ही टेस्ट कराएंगे, अपने आप टेस्ट ना कराएं। और जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनको जैसे आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रखिए सब लोग, और आपको भी 2 हफ्ते तक अपने को आइसोलेशन रखना है। उसके बाद आपको भी टेस्ट तभी कराना है जब मैंने बताया, या तो आपको सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं या डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, अपने आप मत कराएं। जी। Right, and they're continuing to ask questions on vaccines. I guess we have answered enough, but anyway, there's still more questions coming in. And one of the questions is an mRNA vaccine better than other vaccines? Apparently, according to experts, mRNA vaccine is supposedly better. What are the doctor's advice? Dr. Anupam Prakash? mRNA vaccines are better in a sense, मैं हिंदी में बताता हूँ, नहीं तो फिर आप मेरे से कहेंगे। तो mRNA vaccines जो हैं वो पूरा वायरस नहीं होता है। तो जो कई वायरल वैक्सीन होती हैं जिनमें हम वायरस को क्षीण कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं और फिर हम इनोकुलेट करते हैं, उनमें थोड़ा सा एंटीजेनिसिटी तो ज्यादा रहती है, लेकिन उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वो बीमारी को रेप्लिकेट करते हैं। mRNA वैक्सीन में वो नहीं होता, वो सिर्फ जो पूरा वायरस का एक आरएनए का हिस्सा है, mRNA जो है मैसेंजर आरएनए, वो सिर्फ लेते हैं। तो वो जो है हमारे बॉडी में mRNA इंटीग्रेट होता है बॉडी में अपने जीनोम के साथ, और फिर वो जो है पदार्थ देता है जिसकी वजह से इम्यूनिटी होती है। तो उसमें ये क्षमता नहीं होती है कि वो कोरोना वायरस की तरह हल्का सा भी इलनेस करे, क्योंकि बाकी कई वैक्सीन आपने मीजल्स वगैरह की होती हैं जो हल्का बुखार या रैश आना नॉर्मल होता है, जो मीजल्स जितनी गहरी बीमारी नहीं करते लेकिन हल्की बीमारी करते हैं। तो वो जो बाकी वैक्सीन हैं उनमें ये क्षमता होती है, जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, जो शीड कर दिए जाते हैं वायरस। लेकिन mRNA वैक्सीन बीमारी नहीं करती है, प्रोटेक्शन देती है, लेकिन प्रोटेक्शन उसमें हल्का होता है कंपेयर टू जो शीड होती है वैक्सीन। तो उसको हम लोग ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, वैज्ञानिक जो है उस तरीके से। Dr. Anup Kumar, there's a question regarding hepatitis B. People with hepatitis B, can they take a vaccine? See, those who are already positive with hepatitis B virus, definitely they can take vaccine. I'm talking about COVID vaccine. They're talking about COVID vaccine. Yeah, because they're already immunocompromised patients.
So again, we are still awaiting the results in specific groups, especially like those who are HIV positive or those who are hepatitis B or C positive. Still awaiting the results of safety in these groups. But as per now, all those patients who are immunocompromised, they can safely take this medicine, because as Dr. Anupam said, this is not a live vaccine. This is a part of mRNA of the virus. So in no way it is going to induce the infection. It is only going to enhance your immunity. So it's absolutely safe as per the current literature, although we still are awaiting more results. But this is not a live vaccine, so you can take it whether you are HBs positive, HIV positive or hepatitis C virus positive. एक और यूके आहूजा पूछ रहे हैं फेसबुक पर कि इनको कोविड पॉजिटिव हुए थे 10 नवंबर को और 13 दिन तक इनको फीवर रहा था। फीवर में पल्स रेट 125 तक पहुंच गया था और अब उनको फीवर फिर से हुआ है और पल्स रेट 140 हो गई है। क्या ये कोविड की वजह से हो सकती है डॉक्टर मेहता? ये तो फिर चेकअप ही कराना पड़ेगा, टेस्ट कराने पड़ेंगे। अभी फीवर भी आया है और पोस्ट कोविड में भी कई बार फीवर आ जाते हैं। बाकी और कोई सिम्टम है फीवर के साथ या नहीं, और वैसे पेशेंट को चेकअप करके ही पता चल सकता है कि क्या चीज तो यानी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मैं थोड़ा जल्दी सवाल इसलिए पूछना चाहती हूँ अब क्योंकि वक्त थोड़ा कम रह गया है। अभी हमने ये बात कही थी कि खान पान की बात हुई थी जब डॉक्टर ने, तो आपने कहा था कि जो कच्चे फल सब्जियां हैं वो नहीं खाने चाहिए। तो ये पूछ रही है कृतिका मेहता कि क्या इसका मतलब सैलेड और फ्रूट्स भी है? नहीं, हमने जो बताया था कि रॉ मीट की बात हमने किया था। जो प्रिजर्व्ड और रॉ मीट होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगर आप सैलेड खा रहे हैं, बट ये जरूरी है सैलेड खाएं या फ्रूट्स खाएं, उनको प्रॉपर्ली वॉश शुरू कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं इनके ऊपर ना सिर्फ केमिकल्स पेस्टिसाइड हो सकते हैं और आजकल तो कोविड का भी एक रिस्क रहता है। तो जो भी वेजिटेबल्स आप ले रहे हैं उसको प्रॉपर वॉश करके तब आप खाएं तो कोई रिस्क नहीं। चलिए महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं कोलकाता से। महेंद्र जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरे बेटी को 3 दिन से स्मेल नहीं आ रहा है। 3 दिन से आपको स्मेल नहीं आ रहा? हाँ, मतलब जो जैसे कोई भी ये आपको जैसे इलायची का सुगंध है या लहसुन का चटनी का। जी जी। तो महेंद्र जी की बेटी को 3 दिन से स्मेल नहीं आ रहा। टेस्टिंग भी करवाया, अभी रिपोर्ट आया नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए क्या मतलब? डॉक्टर प्रकाश इंतजार करना होगा रिपोर्ट का। ममता जी ये तो आप ही बता देंगे। आज की तारीख में अगर इतने पैंडेमिक में, महामारी में अगर किसी को खुशबू नहीं आ रही है तो 99% चांस उसके कोरोना पॉजिटिव के हैं। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो ये मान के चलिए कि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है। और सारे के सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो पूरे के पूरे लीजिए। घर में सबको अलग करके रखिए और उनमें भी देखिए कि अगर अगले कुछ दिनों में कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो उनको भी फिर टेस्ट करा लीजिए फौरन। और बच्चे को भी ध्यान रखिए, सैचुरेशन मॉनिटर करना शुरू करवाइए बच्चे का। कोई दिक्कत है तो डॉक्टर साहब को दिखाइए आसपास जो भी। जी डॉक्टर अनूप, एक सवाल फेसबुक पर जो उन लोगों के लिए है जो घर पे हैं या वृद्ध जन है, जैसे खुद भी 88 इयर्स के हैं और उनके हस्बैंड 88 इयर्स के हैं, वो 82 इयर्स के हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि अगर हमें चाहिए डॉक्टरी सहायता तो हम कहाँ से डॉक्टरी सहायता लें? तो क्या कोविड हेल्पलाइन से इनकी समस्या का हल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेल्पलाइंस चला रखी हैं। आप उसको फोन करेंगे, वहां पर आपकी सारी क्वेरीज का आंसर किया जाएगा। और चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, आपके पास टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी आजकल है और आप उसको यूज कर सकते हैं। घर बैठे ही आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। Right, I think that's all the time we have for in this program. We'd like to thank our guests, Drs. Anupam Prakash, Professor Anup Kumar, Dr. Vibha Mehta, and thanks all of you for participating in this program. और जिनके सवाल रह गए हैं मार्क, उनको भी हमें कहना होगा कि आप कल भी इसी वक्त पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो अपने सवाल तैयार रखिएगा। कल इसी वक्त फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।